दोस्तों नमस्कार, प्रवीण जी इस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास को देखेंगे। भारत के इतिहास के अंदर हम मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो समय अवधि मानी जाती है, हमारे कुछ इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों का कहना है 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी की शुरुआत से 18वीं शताब्दी के बीच के कार्यकाल को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। चूंकि मध्यकालीन इतिहास के दौरान क्या रहा है कि इस्लाम धर्म का प्रभाव ज़्यादा रहा है, तो हम थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में समझ लेते हैं। इस्लाम धर्म में दो लोगों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक तो हजरत मोहम्मद साहब हैं और खलीफा है। तो खलीफाओं का कुछ शासन रहा है, खलीफाओं ने कुछ काम किए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस्लाम धर्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस्लाम धर्म है क्या। जो इस्लाम धर्म है, इसका अरबी भाषा में 3 शब्द निकलते हैं, इसके मुख्यतः अर्थ निकलते हैं। पहला निकलता है, इसका अर्थ होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण। दूसरा होता है शांति। तीसरा निकलता है, इसमें शांति निकलता है। तीसरा निकलता है सुरक्षा। ये 3 शब्द जो हैं इस इस्लाम से निकलते हैं और इनका अर्थ निकाल के जाना जाता है। ये मान लिया जाता है कि आप अल्लाह के प्रति जो समर्पण रखता है, किसके प्रति? अल्लाह के प्रति जो समर्पण रखता है, ठीक है, या अल्लाह के प्रति समर्पण रखता है, शांति बनाए रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम को मानने वालों को क्या कहा जाता है? मुख्यतः मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान कौन है? जो अल्लाह के प्रति विश्वास जताए। क्या जताए? अल्लाह के प्रति जो विश्वास जताए। अल्लाह के प्रति यहाँ समर्पण और शांति, इसका अर्थ निकलेगा। और यहाँ निकलेगा क्या? अल्लाह के प्रति विश्वास। तो जो अल्लाह के प्रति जो अटूट विश्वास दर्शाता है वो मुसलमान है। ये मुख्यतः 2 शब्द है। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार जो होता है वो अरब का जो क्षेत्र होता है, सऊदी अरब का क्षेत्र है, वहां से मुख्यतः इस्लाम धर्म के उत्पत्ति का क्षेत्र अपन मानते हैं। किसका? इस्लाम धर्म की उत्पत्ति का। इस्लाम धर्म को फैलाने वाले कौन है? मुख्यतः पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। अब तो हम मुख्यतः हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में समझ लेते हैं कि क्या कैसे हुआ, किस तरीके से इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार कराया। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के दौरान 8वीं से 18वीं शताब्दी के समय में इस्लाम धर्म का बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहा है। अफगानी, अरबी, ईरानी, तुर्कानी, ये सब लोग भारत पे आए हैं और ये सब लोग जो रहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले रहे हैं। इस्लाम धर्म में मुख्यतः 5 स्तंभों को स्थान दिया गया है। कितने दिया है? जो इस्लाम धर्म के मुख्य 5 स्तंभ है, इन 5 स्तंभ के, देखो ये परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन एक जानकारी के लिए है आपके लिए, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। इसके 5 स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ है कि नमाज। नमाज का अर्थ होता है कि 5 टाइम आपको नमाज करनी है। फिर उसका रोजा। रोजा का अर्थ होता है उपवास रखना। फिर होता है कलमा। कलमा मतलब ईश्वर और ईश्वर के जो रसूल हैं या पैगंबर या नबी हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखना। फिर उसके चौथा होता है हज। हज मतलब आपको मक्का की यात्रा करनी है। और 5वां होता है जकात। जकात का अर्थ होता है कि आपको स्वेच्छा से कुछ दान करना है। तो इसके 5 स्तंभ ये हो जाते हैं। क्लियर है? नमाज, जकात, रोजा, हज और कलमा। फिर बेटा इसके बाद आते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो रहते हैं 570 ईस्वी में। कब बेटा? 570 ईस्वी में मक्का में, सऊदी अरब। कहाँ पे है? सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब। आपने सुना होगा, प्राउंड सऊदी अरब बहुत फेमस है और एमपीपीएससी में कई बार सऊदी अरब को लेके बहुत सारे प्रश्न पूछते जाते हैं, तेल मिल खदान अदान के लिए लेके। भारत के सऊदी अरब से संबंध बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरब के जो वास्तविक मुसलमान होते हैं उनको ही प्रथम मुसलमान माना जाता है। उसके पीछे का कारण बताएंगे। 570 ईस्वी में क्या होता है? मक्का में, सऊदी अरब में मोहम्मद हजरत साहब का, हजरत मोहम्मद साहब का क्या जन्म होता है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। जन्म किसके घर पे होता है? अब्दुल्ला और अमीना बेगम के यहाँ होता है। अमीना जो इनकी माताजी का नाम है और अब्दुल्ला जो है इनके पिताजी का नाम है। फिर क्या होता है? हजरत मोहम्मद साहब बड़े हो जाते हैं। इनकी बड़े होने के बाद इनकी शादी होती है। तो शादी जिनसे होती है वो खदीजा बेगम होती है। कौन है? खदीजा। तो खदीजा जी जो होती हैं वो इनकी पत्नी होती हैं। खदीजा से इनका शादी होती है। खदीजा से इनकी एक लड़की होती है, इसका नाम होता है बीबी फातिमा। क्या नाम रहता है? बीबी फातिमा। तो बीबी फातिमा कौन है? इनकी पुत्री है। खदीजा कौन है? हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ होता है? अब्दुल्ला और अमीना के घर होता है। और ये स्थान कहाँ पे है? उसका स्थान है मक्का में है। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में। ये एमपीपीएससी में पूछा जाता है। तो इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ है? मक्का में हुआ है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। कब हुआ है? 570 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है? हजरत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में, कहाँ पे? 610 ईस्वी में मक्का में है हीरा नामक गुफा। कौन सी गुफा है बेटा? हीरा नामक गुफा है। हीरा नामक गुफा है। यहाँ पे एक देवदूत, क्या नाम है? देवदूत जिब्राइल आते हैं। कौन आते हैं?
जिब्राइल आते हैं। जिब्राइल इनके लिए ज्ञान की प्राप्ति देती है। जिब्राइल से इनको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के रूप में इनके लिए क्या प्राप्त हो जाता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और वो निराकार है। ईश्वर कैसा है? ईश्वर एक है, निराकार है। ठीक है, ये कौन बताता है इनको? जिब्राइल होता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब इनके जो इनके मानने वाले रहते हैं वो इनको कुछ उपाधियां देते हैं। जो उपाधि इनको दी जाती है वो किसकी किसकी देती है? रसूल। इनको रसूल कहा जाता है, नबी कहा जाता है और पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, पैगंबर कहा जाता है। 610 ईस्वी के समय क्या मिलेगा इनको? ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी? हीरा नामक गुफा में होगी। कौन देगा? देवदूत जिब्राइल देगा। क्लियर है? इतना सब ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अब ये क्या करेंगे? मक्का से मदीना की यात्रा करेंगे। कहां से यात्रा करेंगे? मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। कब करते हैं? 622 में। कहां से कहां की यात्रा? मक्का से मदीना की यात्रा। और मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। हिजरत कहा जाता है किसको? मक्का से मदीना की यात्रा को। इसी समय पे क्या होता है? 16 जुलाई। कब? 16 जुलाई से डेट याद रख लेना। 16 जुलाई 622 ईस्वी। 16 जुलाई 622 ईस्वी में हिजरत संवत शुरुआत हो जाती है। मक्का से मदीना की यात्रा करेंगे, ये अपना पहली बार स्थानांतरण करते हैं, तो ये क्या लाता है? हिजरत संवत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, हिजरत संवत की शुरुआत हो जाती है। 632 ईस्वी का समय आता है। 632 ईस्वी का समय आता है और 632 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मदीना में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु हो जाएगी तो इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इनके उत्तराधिकारी बनने को लेके क्या होता है? कुछ उत्तराधिकारी बनने को लेकर कुछ नियम बनाए जाते हैं। नियमों के तहत क्या होता है? जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहता है या इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग रहते हैं, जो कि कहाँ पे रहते हैं? अरब क्षेत्र में रह रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पे खलीफा का पद बनाएंगे। किसका पद बनाएंगे? खलीफा का। ये खलीफा जो रहता है, अब वो इस्लाम धर्म का प्रचारक और प्रवर्तक रहेगा। इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए खलीफा का पद बनाया जाता है। जो खलीफा जो होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का पैगंबर होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। कहाँ पे होगा? पृथ्वी पर। कहाँ पे? पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में खलीफा कार्य करेगा। या इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में ये यहाँ पे कार्य करेगा। ठीक है, अब इसमें इसका कार्य क्या है? देखो, खलीफा जब आ जाते हैं तो सबसे पहले खलीफा जो रहते हैं, पहले इन खलीफाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख चार खलीफा जो रहे हैं उनमें सबसे पहले रहे हजरत अबू बर्क। ये इनके पहले खलीफा रहे। इसके बाद आते हैं हजरत उमर, हजरत उस्मान, और फिर उसके बाद हजरत उस्मान के बाद हजरत अली आएंगे। ये इनके 4 खलीफा रहते हैं। खलीफा कौन हो जाएंगे? अब मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये एक कैसा पद है? एक धार्मिक पद है। इसका कार्य कैसा रहता है? धर्म के साथ साथ में राजनीतिक कार्य भी रहेगा। ठीक है, कौन हो गए हैं? खलीफा हो गए। खलीफा कौन है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। अब जो भी सर्वोच्च पद हो जाएगा ये खलीफा मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान और फिर हजरत अली। ठीक है, हजरत अली। अब देखिए क्या होता है, हर धर्म में वाद विवाद हो जाता है, 2 भागों में बट जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन रहे हैं? गौतम बुद्ध रहे हैं, महावीर स्वामी रहे हैं। वैसे यहाँ इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन रहे? हजरत मोहम्मद साहब रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाएगा 632 ईस्वी में। ठीक है, उनके इंतकाल के बाद क्या हो जाएंगे? उनके खलीफा, उनके बाद कोई ना कोई पद को धारण तो करेगा, तो उसको खलीफा का पद बना दिया गया, जिसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। इसमें मोहम्मद हजरत अबू बकर प्रथम हुए, फिर हजरत उमर हुई, हजरत उस्मान और हजरत अली हुए। पहले 3 जो हुए, इनमें वाद विवादों के कारण क्या हुआ? उनने सुन्नी मत को माना। सुन्नी मत और सिया मत। हजरत अली जो रहे वो सिया मत के प्रतिनिधि थे। ठीक है, सिया मत मानने वाले किसको फॉलो करते थे? हजरत अली को फॉलो करते थे। और सुन्नी मत मानने वाले जो थे ये हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान थे। सुन्नी सिया आपस में वाद विवाद हो जाता है और सुन्नी वाले जो रहते हैं वो इसके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो भी कथन रहे हैं, नियम रहे हैं, कहना रहा उसको मानते थे, तो इसलिए इनको सुन्नी कहा गया। ठीक है, और जो अली को माना करते थे, अली कौन है? अली बीबी फातिमा के क्या है? हस्बैंड, पति हैं। ठीक है, इनकी शादी इनके हजरत अली के साथ हो जाती है। ठीक है, दामाद रहते हैं ये किसके? पैगंबर मोहम्मद साहब के। तो इनको जो मानते हैं वो सिया मत के अनुयायी थे। इस तरीके से ये खलीफा का शासन चलता है। खलीफा कार्य क्या करता है ये समझ लो। देखिए क्या होता है, जैसे ही बगदाद में, कहाँ पे? बगदाद, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है बगदाद, अभी आप लोग सुन रहे होंगे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है, तो बगदाद उसकी राजधानी रहती है। तो बगदाद में मुख्यतः इनका वर्चस्व रहता है वहां पे।
तो बगदाद में बैठ के ये क्या करते हैं, क्षेत्रों पे जो आसपास के क्षेत्र से ईरान है, इराक है, मिस्र है, तिगवेली है, तुर्की है, इन पे ये लोग क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। धीरे धीरे से क्या हो जाता है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ना चालू हो जाता है। देखिए खलीफा जो आया हुआ है, खलीफा का जो पद बनाया गया है, इसका उद्देश्य ही यही है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे और उसको बढ़ाए। तो उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करते हैं, आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करना चालू कर देते हैं। आक्रमण करने के बाद उन क्षेत्रों को अपने पास मिला लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया होगा, उन पे ये आक्रमण करते हैं और उनको आपस में मिलाते जाते हैं और ये अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाते जाते हैं और इनका साम्राज्य बढ़ता जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य रहता है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये किसका काम है, खलीफा। अब खलीफा क्या है, इतना जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, अब इतना साम्राज्य बढ़ता जाएगा तो उसका शासन का संचालन कौन करेगा, हर जगह तो खलीफा जाएगा नहीं। तो खलीफा क्या करते थे, अपने प्रतिनिधियों को वहां नियुक्त करते रहते थे। ये प्रतिनिधि क्या करते थे, अन्य क्षेत्रों पर युद्ध करते रहेंगे आसपास के, और वहां से जो भी सामान आएगा लूट के उसका हिस्सा क्या होते थे, खलीफा के पास भेज दिया जाते थे। इस तरीके से खलीफा का शासन चल रहा था। खलीफा एशिया और यूरोप में सब जगह पे बराबर आक्रमण करते हुए रहते थे, इनके प्रतिनिधि वगैरह। ठीक है, अब खलीफा की शुरुआत तो हमने आपको बता दी। अब खलीफा के अंत की बात कर लेते हैं। खलीफा सब की शुरुआत कब हुआ, इसकी शुरुआत तब हुई जब हजरत मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है 632 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, खलीफा का पद सृजित कर दिया जाता है। अब खलीफा का पद जो होता है 1920 में, कब, 1920 में खलीफा का पद जो होता है समाप्त कर दिया जाता है। एक्चुअली में क्या, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 के बीच में। इसमें दो भाग रहते हैं। कितने भाग रहते हैं बेटा, दो भाग रहते हैं। एक तो रहता है 1914 और 1918 के बीच, एक तो मित्र राष्ट्र रहते हैं और एक अन्य राज्य रहते हैं जिनमें ऑटोमन साम्राज्य होता है। तो ऑटोमन साम्राज्य और मित्र राज्यों के बीच सेब्रे की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, सेब्रे की संधि होती है। इस सेब्रे की संधि के तहत जो ऑटोमन साम्राज्य का बड़ा क्षेत्र होता था, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान, इराक हो गया, इस क्षेत्र को क्या होता है, सेब्रे की संधि के तहत इनसे वापस ले लिया जाता है ऑटोमन साम्राज्य से। और जो खलीफा का पद था, किसका पद था, खलीफा का पद, इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो 1924 में, कब बेटा, बहुत अच्छे से याद रखना, ये कई बार पीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि खलीफा का पद कब समाप्त किया गया था। तो 1924 में किसने किया था, तुर्की के सुल्तान थे कमाल पाशा। कौन थे, कमाल पाशा, तुर्की के जो सुल्तान थे, इनने खलीफा के पद को पूर्णतः 1924 में समाप्त कर दिया था। किस संधि के तहत, 1920 की सेब्रे की संधि के तहत। एक 1919 में महात्मा गांधी के समय में, अब महात्मा गांधी, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का दौर चल रहा था, उसी समय पे महात्मा गांधी भी थे। उसी समय पे भारत में भी 1919 में खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत आंदोलन जो चला हुआ था वो खलीफा के पक्ष में चला हुआ था कि खलीफा का पद बना रहे। इसको लीड करने वाले थे शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे बेटा, शौकत अली और मोहम्मद अली। और फिर उसके बाद शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, ये इसका आंदोलन चलाया था, भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों ये वाली बात हो गई खलीफा की। तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में मुख्यतः दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दो ने। पहले तो हजरत मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब के बाद खलीफा। अब खलीफा के बाद अपन ये समझ लेते हैं इनका रोल क्या था। हमने बताया साम्राज्यवादी इनकी प्रवृत्ति रहे, इनके प्रतिनिधि रहे हैं। अब क्या होता है, इनके खलीफा के प्रतिनिधि जो रहे, इन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कराया जाता है। उस प्रथम आक्रमण को कहते हैं अरबों का आक्रमण। उस अरबों के आक्रमण के बारे में अपन देख लेते हैं। इसको मिटाने के बाद अरबों का आक्रमण जो होता है मुख्यतः 712 ईस्वी में होता है। अब इसके पहले की एक स्टोरी आती है बेटा, वो अपन समझ लेते हैं कि एक्चुअली में अरब अचानक से भारत पे आक्रमण क्यों करने लगे। सामान्यतः अरबों से भारत का व्यापारिक संबंध रहा है। यदि हम प्राचीन इतिहास को उठा के देखते हैं तो प्राचीन इतिहास में कई ऐसे, जैसे मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, इनसे हमारे व्यापार के संबंध रहे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कभी आक्रमण ऐसा हुआ नहीं। और पहले 636 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ था, मुंबई का थाना वाला जो क्षेत्र है 636 में। कब, 636 ईस्वी, 636 ईस्वी का समय आप देखोगे, आपका 636 ईस्वी। इस समय पे मुंबई का एक एरिया रहता है थाने, मुंबई थाना का क्षेत्र है। यहाँ पे एक बार कोई आक्रमण करते हैं, लेकिन ये क्या रहता है, आक्रमण सफल नहीं होता है। फिर एक आक्रमण ये 644 ईस्वी में करते हैं, लेकिन ये भी कहाँ पे होता है, सिंध प्रांत पे होता है। लेकिन सिंध प्रांत में ये जो आक्रमण रहता है ये असफल हो जाते हैं। ये दोनों असफल के आक्रमण जो रहे हैं अरबों के, ये असफल रहे हैं, इसलिए इनकी ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है। मुख्यतः ये होती है 712 में मोहम्मद बिन कासिम। क्या बेटा, मोहम्मद बिन कासिम, इसके आक्रमण को महत्वता दी जाती है। अब हम मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को समझेंगे कि इसने क्यों किया, क्या कारण था इसके पीछे की। क्योंकि देखो अभी तक तो इन्हें आक्रमण किए नहीं, किए भी तो वो सफल नहीं, फिर ये सफल कैसे हो गए, इस चीज को बस समझते हैं।
सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं अपन 8वीं शताब्दी की। भारत में कहा मध्यकाल कब से अपन मान रहे हैं 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में तो 700 का कार्यक्रम शुरू होगा, 701, 702, 703 ऐसी चलेगी, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी में सबसे पहले क्या होता है, सिंध प्रांत होता है। सिंध प्रांत कहाँ है, सिंध प्रांत पता है कि नहीं पता, एक बार देख लो, भारत का मैप खोलना, भारत का मैप ऐसा खोल लेना और यहाँ करके इस तरफ का एरिया देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला जो एरिया कहलाएगा ना, ये सिंध प्रांत का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये भारत का कौन सा एरिया कहलाएगा, सिंध प्रांत का क्षेत्र। ये देखो 1947 के पहले ये पाकिस्तान वाला एरिया सारा भारत का हुआ करता था, अफगानिस्तान तक, जो अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब आया करता था भारत में। तो यहीं पे ये सिंध प्रांत है, ये किस क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे है। तो इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे क्या होता है, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा 712 में। उसके पहले की स्टोरी पता कर लेते कि एक्चुअली में है क्या। ये जो सिंध प्रांत रहता है, सिंध प्रांत में एक चाच नामक व्यक्ति रहता है। क्या नाम है, चाच, राजा चाच रहता है। ये राजा चाच जो होता है वो ब्राह्मण वंश का, कौन सा, ब्राह्मणवाद का या ब्राह्मण वंश का रहता है। और ब्राह्मण वंश की यहाँ पे क्या करता है, स्थापना करता है। कौन, 8वीं शताब्दी में कौन करता है, सिंध प्रांत में कौन करता है, चाच राजा करता है। कहाँ करता है, सिंध प्रांत में करता है। सिंध प्रांत में कौन से वंश की स्थापना करता है, ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। क्लियर है। अब चाच का ही जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है, दाहिर होता है। कौन होता है बेटा, दाहिर होता है। अब दाहिर पे चाच के आक्रमण के पीछे, मतलब दाहिर पर जो आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, उसकी स्टोरी अपन सुन लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने आपको भारत का मैप बताया, भारत के मैप में यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। ये एक तत्कालिक कारण है, इस कारण को अपन समझ लेते हैं। चूंकि क्या रहता है, खलीफा रहते हैं, खलीफा का एक प्रतिनिधि रहता है इराक में। कहाँ पे बेटा, इराक में उसका नाम क्या रहता है, हिज्जाक। क्या रहता है, हिज्जाक रहता है, इराक में रहता है, उसका प्रतिनिधि रहता है। ये हिज्जाक क्या करता है, यहाँ इराक है, भारत के इस तरफ पे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इराक है। इराक से ये क्या करता है, यहाँ पे श्रीलंका पे आक्रमण कर देते हैं। ये साम्राज्यवादी नीति चल रही है, साम्राज्य बढ़ाना है खलीफा के लिए, तो अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इराक का कौन रहता है, प्रतिनिधि रहता है हिज्जाक रहता है, राजा रहता है वहां का प्रतिनिधि। ये हिज्जाक क्या करता है, श्रीलंका पे आक्रमण कराता है। तो इसका एक जहाज जो है हिज्जाक का, ये हिज्जाक का श्रीलंका जाता है और श्रीलंका को लूट पाट के वहां से वापस लौटते हैं। तो अशरफियां वगैरह, पैसे वगैरह, महिलाएं वगैरह, स्त्रियां लेके जाते हैं। तो अब ये क्या होता है, सिंध प्रांत का एक बंदरगाह होता है देवल नाम का। कौन सा बेटा, देवल नाम का। इस देवल नाम के बंदरगाह पे क्या करते हैं, जैसे ये जहाज पहुंचता है इनका, ठीक है, इस जहाज को देवल पे लूट लिया जाता है। क्या कर लेंगे, ये लूट लेंगे। जैसे ये यहाँ पे देवल पे बंदरगाह पे जाके जहाज को क्या लूट लिया जाता है। जैसे जहाज को लूट लिया जाता है तो ये हिज्जाक जो है, जो देवल का शासक रहता है, कौन, दाहिर, मतलब सिंध प्रांत का जो शासक है दाहिर। क्योंकि अब स्वाभाविक सी बात है यार कि ये यहाँ का राजा है, तो यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, दाहिर की है। तो अब वहां पे लुटेरे जो रहते हैं उस जहाज को लूट लेते हैं। लेकिन वो हिज्जाक कहता है दाहिर से कि भाई हमारा हर्जाना भरो, तुम उस क्षेत्र के निवासी हो, तुम्हें हमारे जहाज का ध्यान रखना चाहिए था। तो दाहिर कहता भैया हम नहीं जानते लुटेरे को, लुटेरे थोड़ी ना वहां करके हैं, हम तो जानते नहीं। तो दाहिर मना कर देता है। तो हिज्जाक क्या करता है, ओबेदुल्ला और बंदेल, ये दो व्यक्ति रहते हैं, ओबेदुल्ला और बंदेल को क्या करता है, दाहिर पे आक्रमण करने के लिए भेज देता है, ठीक है। तो ओबेदुल्ला को क्या करता है, दाहिर पराजित कर देता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पराजित। तो प्रथम आक्रमण में क्या है, जो हिज्जाक है किसको भेजेगा, ओबेदुल्ला को भेजेगा। ओबेदुल्ला किससे लड़ेगा, दाहिर से लड़ेगा। दाहिर क्या कर देगा, इसको पराजित कर देगा। फिर आएगा बंदेल को भेजता है, इसको भी मार देता है ये। तो फिर क्या होता है, सबसे बेहतरीन व्यक्ति आएगा यहाँ पे लड़ने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम। यही व्यक्ति है जो भारत में प्रथम सफल आक्रमण करेगा। और इसकी जानकारी का स्रोत जो है हमारे लिए, कहां से जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी हमें अली अहमद, बेटा नाम याद रखना किसका, अली अहमद। एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि अली अहमद का की किताब है चचनामा। कौन सी किताब है, चचनामा। भाषा कौन सी है, अरबी भाषा में लिखी गई किताब का नाम है चचनामा। और किसने लिखी है, अली अहमद ने लिखी है। इस चचनामा से हमें मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है। और अली अहमद की जो चचनामा है, इसका फारसी में अनुवाद, किसमें, फारसी में अनुवाद फतहनामा के नाम से, किस नाम से, फतहनामा के नाम से अबू बकर कूफी का नाम है, अबू बकर कूफी के द्वारा फतहनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया है। इसका चचनामा का किसने अनुवाद किया है, अबू बकर कूफी ने फतहनामा से फारसी भाषा में किया। और अली अहमद की चचनामा अरबी में लिखी गई है, जिससे हमें किसकी जानकारी पता चलती है,
अरबों के भारत पे प्रथम आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है जो सिंध प्रांत पे किया गया था। हमारे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। हिज्जाक इराक का शासक है, वो कहाँ भेजेगा, एक जहाज भेजता है श्रीलंका से जहाज लौटता है सामान लेके, वहां पे देवल बंदरगाह है, सिंध प्रांत के पास पहुंचते हैं। सिंध प्रांत जो देवल अभी है वो कराची पाकिस्तान का, वर्तमान में पाकिस्तान का जो कराची क्षेत्र वहां पे वो बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पे लुटेरे लूट लेते हैं। लूट लेने के बाद क्या होता है, हिज्जाक गुस्सा हो जाता है, तो वो क्या करता है, दाहिर से हरजाना मांगता है। दाहिर हरजाना देना मना कर देगा तो उबैदुल्ला और बंदेल को भेजेगा। उबैदुल्ला को दाहिर हरा देगा, बंदेल को हरा देगा। तब इसका दिमाग सनक गया, तो ये किसको भेजेगा, मोहम्मद बिन कासिम को। और मोहम्मद बिन कासिम जो है हिज्जाक का जो है वो दामाद है। कौन है, दामाद है मोहम्मद बिन कासिम। किसका दामाद है, हिज्जाक का ये दामाद रहता है। मोहम्मद बिन कासिम जब छोटा रहता है तो उसकी दादियां वगैरह, नानियां वगैरह इसको कहानियां सुनाया करती हैं कि भारत जो है एक अमीर देश है, वहाँ पे बहुत धन दौलत है, वहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के खाने का सामान होता है। तो इस तरीके की कई स्टोरियां इसने सुनी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत अच्छी चीज रहती है कि अच्छा रणनीतिकार रहता है, कुशल शासक भी होता है, युद्ध लड़ने की कलाओं से पारंगत होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, सबसे पहले आता है तो सबसे पहले कहाँ निपटाएगा, ये युद्ध लड़ेगा तो लड़ेगा वही जगह पे जहां से इसका लूटा गया, तो बदला उसी से लिया जाता है जिसने तुम्हें मारा हो। तो सबसे पहले ये किसको निपटाएगा, देवल पे। कहाँ आएगा, देवल पे आक्रमण करता है। देवल तत्कालिक बंदरगाह था, देवल नगर को जीत लेगा। देवल को जीतने के बाद किसको जीतेगा, नीरून को। किसको जीता है इसने, नीरून नगर को जीत लेता है। नीरून को जीतने के बाद सहवान जीतता है। कौन सा क्षेत्र जीता है, सहवान का क्षेत्र जीत लेता है। ये 3 इसने क्षेत्र जीत लिए। जब ये 3 क्षेत्र जीत लेता है तो फिर ये क्या करता है, 20 जून 712, कब, 20 जून 712 को, 20 जून 712 के दिन ये रावर का युद्ध लड़ता है। रावर का युद्ध, किसका युद्ध होगा बेटा, रावर का युद्ध। रावर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच दाहिर का युद्ध होता है। कब होता है, 20 जून 712 को। और रावर के युद्ध में क्या होता है, ये दाहिर को पराजित कर देता है। क्लियर है, कोई डाउट। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आएगा। मोहम्मद बिन कासिम कौन है, हिज्जाक का दामाद है। आएगा कहाँ पे, सिंध पे आक्रमण करने के लिए। सिंध पे आक्रमण करने के लिए सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, देवल जाएगा। देवल पे आक्रमण करेगा। देवल में आक्रमण करने के बाद देवल को जीत लेगा। देवल को जीतने के बाद ये नीरून को जीतता है। नीरून को जीतने के बाद ये सहवान को जीतेगा। सहवान को जीतने के बाद ये कहाँ जीतता है, रावर को जीत लेता है। जब ये रावर को जीत लेता है, कब जीतेगा, 20 जून 712 में। अब बेटा यहाँ समझना, सबसे पहले कौन था, चाच के बाद दाहिर की 2 शादियां होती हैं, 2 पत्नी रहती हैं राहिर की। ठीक है, पहली पत्नी रहती है राणा देवी, राणा बाई या ऐसा कुछ नाम है, राणा बाई है ना। दूसरी बाई रहती है रानी लाड़ी रहती है, राणा बाई रहती है। ठीक है, तो ये राणा बाई क्या करती है, जौहर कर लेती है। क्या कर लेंगी, जौहर, मर जाएंगी। अब इनका लड़का रहता है दाहिर और राणा बाई का लड़का रहेगा, तो इनका लड़का रहता है क्या, जयसेन। क्या नाम रहता है उसका, जयसेन। तो दाहिर के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, जयसेन। तब जयसेन गद्दी पे बैठता है तो इसका फिर युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम से। तो ये क्या होता है, हार जाएगा। हार जाने के बाद ये क्या करेगा, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। तो जहां पे चाच, दाहिर और जयसेन ब्राह्मणवाद को पालन करते थे, ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, तो अब ये जयसेन क्या करेगा, इस्लाम को स्वीकार कर लेगा। इस्लाम को स्वीकार कर लेगा तो इसके बाद आती है रानी लाड़ी। कौन आएगी, रानी लाड़ी। और रानी लाड़ी युद्ध लड़ती है। तो इसकी 2 लड़कियां रहती हैं। एक तो परिमल देवी होती है, और एक सूर्य देवी। ठीक है, परिमल देवी और सूर्य देवी होती है। ये रानी लाड़ी भी क्या होती है, मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध लड़ती है और ये हार जाती है। जब ये हार जाएगी युद्ध ना, तो इन दोनों को, सूर्य देवी और परिमल देवी को पकड़ के मोहम्मद बिन कासिम का खलीफा के पास भेज देता है इनके हरम में रखने के लिए। तो ये वहां चला जाती है। ठीक है, कौन, सूर्य देवी और परिमल देवी। ये हार गई रानी लाड़ी। अब इसके बाद होता है 713 में मोहम्मद बिन कासिम का एक और अभियान, वो होता है मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध। ठीक है, तो इसके बाद ये रावर का युद्ध हो गया। रावर के बाद मुल्तान के पहले ये क्या करता है, सिंध प्रांत की एक राजधानी है, क्या है, सिंध प्रांत की उस समय की राजधानी रहती है आरोर। तो एमपीपीएससी और व्यापम में ये प्रश्न पूछा गया है कि सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी। तो अरोर जो राजधानी थी वो सिंध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी उस समय पे, जब मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, दाहिर था शासक वहां का। सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। दाहिर और सिंध की राजधानी क्या हुआ थी, अरोर था। तो अरोर को विजय प्राप्त कर लेते हैं।
जब ये अरोर पे विजय प्राप्त कर लेगा तो अब ये 713 में, कब 713 ईस्वी में, 713 ईस्वी में अरोर को जीतने के बाद ये मुल्तान को जीतता है और मुल्तान को यहाँ पे ये स्वर्ण नगर की संज्ञा देता है। मुल्तान को किस नगर की संज्ञा देता है? स्वर्ण नगर की। यहाँ से सोना वोना प्राप्त होता है इसके लिए, तो ये स्वर्ण नगर की संज्ञा देता है मुल्तान को। अली अहमद की चचनामा से हमें अरबों के सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अब वही अली अहमद की चचनामा ये बताती है कि अरब मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम है ये 712 में भारत पे आक्रमण कर लेते हैं। उस आक्रमण जीतने के 2 साल उपरांत, 2 साल बाद 714 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे की एक अलग स्टोरी है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये 714 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? अब इनकी मृत्यु हो जाएगी, मोहम्मद बिन कासिम हार गए। ये क्या रहता है, ये जो आक्रमण है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का, ये बेटा पहला आक्रमण है भारत पे। पहला आक्रमण कैसा आक्रमण है? सफल आक्रमण है, ठीक है। कैसा आक्रमण रहा है? सफल आक्रमण। इसीलिए हम मोहम्मद बिन कासिम को याद करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद कई और अन्य आक्रमण भी भारत पे हुए हैं। भारत में ऐसे आक्रमण 871 ईस्वी तक चलते हैं। 871 ईस्वी तक सिंध और मुल्तान, कौन सा बेटा? सिंध व मुल्तान क्षेत्र, सिंध व मुल्तान क्षेत्र 871 ईस्वी तक अरबों के अधीन ही रहता है। इसके बाद ये अरबों से मुक्त करा लिया जाता है। इस बीच भी मतलब 713 से लेके 871 ईस्वी के बीच में अरब कई बार भारत पर आक्रमण करते हैं। उत्तर में कश्मीर से आक्रमण करते हैं तो वहां कारकोट वंश के शासक ललितादित्य रहते हैं, तो वो अरबों को हरा देते हैं। राजस्थान में प्रतिहार शासक रहते हैं नागभट्ट प्रथम, वो हरा देते हैं अरबों के लिए। दक्षिण में जाओगे तो वहां पे तुम्हारे चालुक्य वंश के शासक रहते हैं पुलकेशन द्वितीय, वो अरबों को पराजित कर देते हैं। तो अरबों के आक्रमण तो चलते रहते हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते। अरब ने एक ही जीता, मोहम्मद बिन कासिम वाला। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है अपन ये चीज समझ लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत आएगा, जीत के चला गया। अब जीतेगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या के लिए आएगा? मुस्लिम धर्म के धर्म प्रचार करने के लिए। तो उसने मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? मुस्लिम धर्म का धर्म प्रचार प्रसार किया। फिर यहाँ से धन दौलत जीती। अब उसके सेनापति वगैरह रहते थे, कर्मचारी वगैरह रहेंगे, सैनिक रहेंगे। तो जो उत्तर पश्चिमी सीमा का क्षेत्र था, जैसे सिंध प्रांत, मुल्तान क्षेत्र, यहाँ पे इसने कहा वैवाहिक संबंध स्थापित करवा दिए। तो उसके जो परवर्ती शासक आए उनको फायदा हुआ, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने स्वयं ने आक्रमण किया था दाहिर के ऊपर, मतलब देवल में आक्रमण किया दाहिर के ऊपर, शासक के ऊपर, तो स्थानीय लोगों ने उसको सहयोग किया हुआ था। मकराना के शासक ने उसको सहयोग किया हुआ था। साथ में जैन, बुद्ध और मेड़ जनजाति वगैरह जो रहती थी, इन लोगों ने भी उसको सहयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि ब्राह्मणवाद चरमोत्कर्ष पे था उस समय पे, और ब्राह्मण धर्म से ही चाच और दाहिर का संबंध था। तो कुछ अपने खास लोगों के ने इसको दगा दिया दाहिर को, और मोहम्मद बिन कासिम को मदद करी। तो मोहम्मद बिन कासिम को लाभ हुआ, परवर्ती शासकों को लाभ हो जाएगा कि अब दोबारा से इसी क्षेत्र से, इसी एरिया से, इसी रास्ते से भारत पर आक्रमण करेंगे। अभी आप देखोगे कि गजनबी आएगा, इसके बाद तुर्क आक्रमण शुरू हो जाएंगे, फिर ईरानी आक्रमण हो जाएंगे, फिर वो दिल्ली सल्तनत का काल चलेगा, वो सब भी यहीं से आते जातेंगे। क्लियर है? तो ये क्या करता है, इनको रास्ता खोल देता है मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर यही पूछते कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि ज्यादा कोई विशेष ऐसे प्रभाव पड़े नहीं हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़े हुए हैं उनमें महत्वपूर्ण प्रभाव पता क्या रहा है बेटा, कि भारत में जैसे खजूर की खेती बढ़ गई, ठीक है, भारत में खजूर की खेती होने लगी, ऊंट का पालन शुरू हो गया। ये भारत ने अपनी जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, जो अन्य परवर्ती शासक रहे हैं, उन्होंने अपने वहां पे मजबूत सेना बनाई, सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षित किया, ये चीजें की गई हैं। मोहम्मद बिन कासिम को क्या लाभ हुआ या अरबों को क्या लाभ हुआ? तो अरबों ने भारत में आकर भारत की खगोल विद्या को सीखा, ठीक है, भारत से गणित का ज्ञान लिया। जैसे आर्यभट्ट की किताब है आर्यभट्टियम, उसका अनुवाद कराया, अरज बंदे के नाम से कुछ अनुवाद कराया इन्हें। ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त की किताब है ब्रह्म सिद्धांत, उसका इन्हें अनुवाद कराया है। तो उसको अनुवाद कराया और उससे जानकारी प्राप्त की उनको। इस तरीके की कुछ जानकारी उनको, इस तरीके कुछ लाभ उनको हुआ है अरबों के आक्रमण से, भारत पे आक्रमण करने के, ठीक है। ये प्रारंभिक स्थिति थी मध्यकालीन इतिहास की, और ये प्रथम आक्रमण माना जाता है भारत पे। हमने बेटा देखो इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे पेपर में अभी जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने देखा है सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास के बारे में जाना कि 8वीं शताब्दी से रहता है, 18वीं शताब्दी के मध्य का क्षेत्र है। फिर इसमें अपन ने देखा कि हजरत मोहम्मद साहब की महत्वपूर्ण भूमिका है इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में, क्योंकि इस्लाम धर्म ही जो है ये मध्यकालीन इतिहास में सर्वाधिक प्रभुत्व में था। फिर उसके बाद अपन ने खलीफाओं को देखा, खलीफा ने किस तरीके साम्राज्य का विस्तार किया, उनका पद का सृजन हुआ, पद समाप्त हुआ 1919 में, पद समाप्त हो जाता है 1920 में शहब्रे की संधि के तहत भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन चलता है।
1924 में कमाल पाशा इसको पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। अब दाहिर का शासक मतलब दाहिर जो रहता है वो शासक करता है सिंध प्रांत का। हिज्जाक क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम हिज्जाक का कौन है, दामाद है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली बार आक्रमण कब हुआ, तो सफल आक्रमण कब हुआ, तो आप बोलना 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सबसे पहले आक्रमण कब हुआ था, मुंबई के थाने पे हुआ था। कब, 636 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब हैं। प्रथम खलीफा कौन थे, हजरत अबू बर्क थे। किस मत के अनुयायी थे, सुन्नी मत के अनुयायी थे। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, मक्का में हुआ। कब हुआ, 570 ईस्वी में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुई में कहाँ हुई, हीरा नामक गुफा में हुई। किसने दी, जब्राइल ने दी। जब्राइल कौन था, देवदूत था। तो ये सारे प्रश्न हैं बेटा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री के पर्पज से पूछे जाते हैं। सारे फैक्ट आपको लिखवाएं, इससे बाहर अरबों के आक्रमण के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। देवल को याद रखिए, सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी, आरोर थी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमने सारा आपको बताया है। जो एमपीपीएससी, व्यापम, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, कहीं का भी एग्जाम हो, सारे वनडे एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके आगे पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और आगे की चीजें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में। प्रवीण डीएस वर्ल्ड को देखते रहिए, हमारे साथ सदा जुड़े रहिए। इसी तरह की हम जानकारी आपको लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।